दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ और इसके अतिरिक्त पेनाल्टी लगाने नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो
माननीय इंदिरा जी ये होती तो वो हो जाता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। संसद के अंदर कल आपने देखा जो जो कांग्रेस के शासन में जो बीओके आज पाकिस्तान में है वो कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस के शासन में वो टुकड़ा आज भी पाकिस्तान में है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी देश मजबूत हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई और देश की जनता का विश्वास लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर काम पर है और उसी का ये परिणाम है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने एक बयान में ये भी कहा कि आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस के लोग जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान भाषा बोलता है, वही भाषा जैसे कि तैसी विपक्ष के लोग बोलते हैं। खासकर राहुल गांधी वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तान की मीडिया चैनल पर चलता है, वहां की सरकार बोलती है। अभी भी सीएम को डमी सीएम कह रहे हैं। और वो कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी जुबान ही ना हो, है ना, उनकी जुबान से क्या निकलता है वो तो आप सबको पता है। हरियाणा की जनता जानती है। वो समय समय पर जिस प्रकार का जहर उगलने का काम करते हैं, वो जुबान जिस प्रकार की वैसी भाषा बोलते हैं। सर, कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना है, प्रयास उन्होंने काफी किया, लेकिन आज उनको बनाने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने बनाना भी नहीं चाहिए। देश की जनता ने उनको नकार दिया है और आज लोग उनके साथ नहीं है। कुछ चुने परिवार उनके साथ है, कुछ परिवारों की पार्टी है। आज कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और उस परिवार की खुश करने के लिए उस परिवार की पूजा कुछ कांग्रेस के नेता करते रहते हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं की जो जमीर जगी है वो कांग्रेस को छोड़ने का काम करते हैं। सर, गोपाल कांडा ने एक बयान दिया पिछले दिनों, आपने सुना भी होगा कि मनोहर लाल जी की मेहरबानी रही जो कांग्रेस रानिया में जीत गई। अब वो उनका बयान है, उनके बयान में कोई सच्चाई तो है नहीं। अब झूठ कुछ भी बोल सकते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
4 GB बढ़ गया इतनी देर में। अब अब समझना जरूरी है
है जी, एक बचपन में हमें किस्सा सुनाया जाता था कि एक बार क्या था, वो खेत की विधानसभा के चुनाव में इनेलो और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। गोपाल कांडा बीजेपी के सहयोगी हैं और अगर गोपाल कांडा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं। कि सिरसा के लोगों को तो पता था कि इनका अंदर खाते गुप्त समझौता है और हम उस वक्त भी लोगों को बता रहे थे कि इनका गुप्त समझौता है, ये इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा मौका है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और मैदान में आ जाना चाहिए। और अगर आप वहम निकालने की बात करते हैं तो इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफा दें। अर्जुन चौटाला जो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो सामने मैदान में आए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप चौधरी देवीलाल जी का नाम का सहारा लेकर पिछले 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं और सरो मित्र एक आम किसान परिवार से निकल कर आया। गोपाल कांडा ने एक सच बोलकर खुलासा कर दिया है कि ये पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनेलो और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। गोपाल कांडा बीजेपी के सहयोगी हैं और अगर गोपाल कांडा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं। लेकिन ये सच सामने आने के बाद आपने देखा होगा कि इनेलो भी बैकफुट पर है और बीजेपी भी बैकफुट पर है। उनको लगता है कि सच सामने आ गया, अब लोग बात करेंगे, चर्चा होने लगी पूरे हरियाणा में कि ये क्या चल रहा है। हालांकि सिरसा के लोगों को तो पता था कि इनका अंदर खाते गुप्त समझौता है और हम उस वक्त भी लोगों को बता रहे थे कि इनका गुप्त समझौता है, ये इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इस वजह से उसके बाद खट्टर साहब पूरे तरीके से मना ही नहीं करते और वो कैसे बोलेंगे कि हाँ हमने समझौता किया था। जब समझौता ही गुप्त था तो उसको कैसे उजागर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इनेलो के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, वो सामने आते हैं और वो वहम निकालने की बात करते हैं कि अगर किसी को वहम है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और मैदान में आ जाना चाहिए। और अगर आप वहम निकालने की बात करते हैं तो इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव होगा और सभी को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। पिछली बार तो बीजेपी इनेलो का साथ दे रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी इनेलो का साथ नहीं देगी। और अगर नहीं देगी, जिसकी वजह से इनेलो ने, आप देखिए ना गोपाल कांडा क्या बोल रहे हैं कि खट्टर साहब का फोन आया कि रानिया की सीट कांग्रेस जीत रही है, भाई कुछ करो, यानी इनेलो की मदद करो और जिताओ। उसके बाद इनेलो जीती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफा दें। अर्जुन चौटाला जो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो सामने मैदान में आए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका तो चैलेंज है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें। अगर इनेलो का संगठन मजबूत होता या इनेलो मजबूत होती तो उनको फिर बीजेपी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती, मुझे ये कहना है। फिर अपने आप चुनाव जीत जाते। फिर बीजेपी के कहने पे इतने कैंडिडेट्स क्यों दिए पूरे हरियाणा में, और बीजेपी ने इनेलो के कहने पे कैंडिडेट दिए। आप देखिए एलनाबाद, डबवाली और रानिया में बीजेपी ने अपने कमजोर कैंडिडेट दिए। किसके कहने पे? इनेलो के कहने पे, ताकि उसका फायदा इनेलो को हो, क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी का वजूद नहीं था। इसलिए बीजेपी को लगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, इनेलो वालों को जिताओ और रिजल्ट के बाद इनको तो साथ मिला ही लेंगे, वो तो तैयार बैठे हैं। तो ये गुप्त समझौता हुआ था। मित्र जी, अर्जुन चौटाला का चैलेंज है कि न तो गोपाल कांडा का वहाँ रानी में वजूद है, न सौरमित्र का वजूद है। अगर सौरमित्र को वहाँ वोट मिले हैं तो पार्टी लेवल के मिले हैं, सौरमित्र का पर्सनल वहाँ कोई वोट बैंक नहीं है, वजूद नहीं है। चैलेंज आपको खुद को कर रहे हैं। अर्जुन चौटाला बोल रहे हैं कि सौरमित्र का होल्ड नहीं है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोग तो 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आप चौधरी देवीलाल जी के नाम पर वोट मांगते हैं, आप कभी खुद के नाम पर वोट मांगिए, तब पता चलेगा। आप चौधरी देवीलाल जी का नाम का सहारा लेकर पिछले 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं और सौरमित्र एक आम किसान परिवार से निकल कर आया, जिसको 1 महीना भी हुआ था, सिर्फ 1 महीना हुआ था पॉलिटिक्स में आया। तो वो 1 महीना वाले सौरमित्र ने आपको बैकफुट पर ला दिया। आप डरने लगे कि सीट तो गई, फिर आपने बीजेपी का सहारा लिया। तो इससे पता चलता है, आप कह रहे थे कि 40,000 से जीतेंगे रानिया की सीट, कांग्रेस का जो मर्जी आ जाए, लेकिन जब सौरमित्र आया तो वो 40,000 की जीत धीरे धीरे कम होने लगी और कहां तक आ गई, 4,000। वो 4,000 भी नहीं रहनी थी अगर बीजेपी सपोर्ट ना करती या कुछ और लोग ना करते। इसलिए जरा सोचें, और जो वो वहम निकालने की बात कर रहे हैं ना,
उसमें पता चल जाएगा। सर अर्जुन सीधा सीधा मतलब ये है कि सर्वमित्र चैलेंज स्वीकार करते हैं और अर्जुन को चैलेंज देते हैं। नहीं, मैं उनका जो चैलेंज है उसको स्वीकार करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता। उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लेकर टारगेट किया है। अब मेरा नाम लेकर अगर बात कही है तो मेरा जवाब देना बनता है, और हम पीछे नहीं हैं। मुझे इतना प्यार मिला है, और सिर्फ 20 दिन के इलेक्शन में प्यार मिला। आप देखिए 20 दिन के इलेक्शन में 40,000 लोगों ने मेरा साथ दिया है, उनको 4 पीढ़ियों से, और कितने लंबे समय से वो वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे, कितना तामझाम, कितना पैसा। आप देखिए उसके बावजूद भी बैकफुट पर जो वो चैलेंज दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, पता चल जाएगा। अर्जुन चौटाला कहते हैं कि गोपालकांडा बिजनेसमैन, ये उनको अब पता चला है कि गोपालकांडा बिजनेसमैन है। भाई गोपालकांडा बिजनेसमैन कब बने थे? जरा सोचिए, किसकी सरकार में बने थे? क्या आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि गोपालकांडा पहले किस किस पार्टी के साथ रहे हैं? आपको सब पता था। उसके बावजूद अगर आप समझौता कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, तो आप सोच समझ के कर रहे होंगे, सपना तो नहीं आया होगा। अब गोपालकांडा के बयान के बाद आप बोल रहे हैं कि वो तो बिजनेसमैन है, वो तो अपना फायदा देखते हैं। इसका मतलब क्या? एक अंतिम सवाल, पिछले दिनों आपने रीचेकिंग की जो डिमांड की थी वो सुप्रीम कोर्ट फाइल पहुंच चुकी है, तो क्या कुछ उसमें कार्रवाई अब तक रही है? उसमें बहुत अच्छा एक डिसीजन आया है, जो अपडेट है अभी तक की, वो ये कि ईवीएम का डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी कि आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा मेरी रीचेकिंग और वेरिफिकेशन में जब पहली ईवीएम खुली थी तो इन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था। उसी चीज़ को मैंने चैलेंज किया था। अब जो नई अपडेट आई है, मैंने उसके हिसाब से जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी को लिखा है, और सीओ हरियाणा से मिलकर मैंने दोबारा बोला है कि जो चेकिंग और वेरिफिकेशन का प्रोसेस उस वक्त बीच में रह गया था, उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, उसको करवाया जाए। सर मित्र, आपने कहा कि ये गुप्त समझौता जो चला बीजेपी इनेलो में, तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया भी कि फोटो भी आई एक मनोहर लाल खट्टर के साथ अभय सिंह और उनके बेटे, क्या कहेंगे? आप देखिए नतीजे के थोड़े दिन बाद ही अभय सिंह चौटाला जी अपने बड़े बेटे करण चौटाला के साथ दिल्ली में खट्टर साहब से मुलाकात करते हैं। इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद, इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद क्यों मिले आप, मुलाकात का मकसद क्या था, क्या कुछ रहा। तो वो चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। जैसा गोपालकांडा बोले ना, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि शायद थैंक्स करने गए होंगे। ये और भी बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई आपकी, जैसे कह रहे हैं कि गोपालकांडा कह रहे हैं कि खट्टर साहब की मेहरबानी से रानिया में जीते हैं, तो शायद उस मेहरबानी का थैंक्स करने गए होंगे। आज घर का फैसला नहीं हो पा रहा, तो वो उस चीज़ को बहुत महसूस करती थी, तो वो बड़ा दुख होता है। चौटाला साहब ने भी जो है ये रिक्वेस्ट यही की थी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा वर्कर मारा। तो इसमें सबसे ज्यादा तल्ख तेवर कौन किए हुए थे, ना जिद पे कौन अड़े हुए थे? दुष्यंत चौटाला, जय चौटाला, दिग्विजय, नैना चौटाला, कौन? हाँ, दुष्यंत की ये कमजोरी रही कि हरियाणा प्रदेश से वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँ, और उसी बिहाफ पे वोट मिले और फिर बीजेपी के साथ में। वही एक बयान आया था कि दादा अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये संभव हो सकता है। तो दादा ज्वाइन करे उससे बेटर ये था कि चौटाला साहब के रहते वो पगड़ी बांधी गई अभय चौटाला साहब को, और ऐसा बताया जाता है सामाजिक तौर पे कि वो बड़े भाई को बनती, यानी वो बंधनी चाहिए थी अजय चौटाला साहब को। भूपेंद्र सिंह जी उद्धव की ईडी के डर से शामिल नहीं हुए, पूरी कांग्रेस को बीच में कंप्रोमाइज उन्होंने। अब 72 कितने बने, और सबसे खराब पॉलिटिशियन खराब है, खराबा वैसे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। दोस्तों, आज पॉडकास्ट की श्रृंखला में हम आपको मुखातिब करा रहे हैं सुनैना चौटाला से।
अब ये जो पॉडकास्ट है ये पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों सवालों में रहेगा। मैं बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये जो पॉडकास्ट है हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल बातचीत भी करेंगे, नॉन पॉलिटिकल बातचीत भी करेंगे। अब मैं चाहूँ कि आप अपने बचपन में लौटें, आप उस दौर की सुनैना को याद करें जब वो छोटी सी थी, क्या वो सोचते थे उस समय, कैसा उनका बचपन था? सबसे पहले तो राम राम, क्योंकि अपने हरियाणा का सबसे अच्छा जो वर्ड है वो राम राम है। आपको भी राम राम, पूरे ऑडियंस को भी राम राम। और आपने कहा कि छोटी सुनैना के पास मैं लौटूं, तो बचपन की वैसे तो बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कभी भूली नहीं जाती। उन्हीं में से मैं कहूँगी कि बचपन जो है बड़ा अच्छे से ठीक ठाक बीता, जैसा नॉर्मल सभी का होता है, बड़ा बिना सोच का और बड़े स्पोर्ट्स का और माँ बाप के प्यार का। गांव ग्रामीण, जैसे मेरा विलेज दौलतपुर है, तो गांव में प्यार का। और इन दिनों जो है बाग में जाना और वो सब चीज़ें, जैसे आपने कहा, हम लोग जाते रहे और बारिश का मौसम में बाग में भी घूम के आना। गांव में देखते थे पशुओं को लेके लोग शाम के टाइम जैसे जोड़ में जाया करते थे। तो हवेली है दौलतपुर हमारी, तो उसमें ऊपर से देखा करते थे, आप काउंटिंग किया करते थे, इतने भैंसें चली गई, इतनी गायें चली गई। तो ये सब बचपन के जो है नॉर्मल, जो सबका, जो अपने हरियाणा में जो सबका बचपन रहता है, वैसे ही मेरा बचपन पूर्ण तौर पर ठेठ देहाती, बिल्कुल ग्रामीण, इस तरह का आपका जीवन रहा। जी जी बिल्कुल। और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा? आपके फादर साहब राजनीति से जुड़े रहे? मेरे जो दादाजी हैं वो तो 25 साल तक गांव के निर्विरोध सरपंच बनते रहे। जैसे एक जैसे अपने जमींदार परिवार था, खेती जो है बाग वगैरह। और उनका एक जो सबसे बड़ी बात थी दौलतपुर में, उनके पास उन्होंने बाग अपने हाथ से लगाया था, मेरे दादा जी जो है। और उस बाग में हर फ्रूट था, सेब, चीकू, जो हम ये सोचते हैं कैसे होगा, हर तरीके का फ्रूट बाग में था। अमरूद भी, आम भी, इवन जो छोटे छोटे फल से आते हैं वो भी, आलू बुखारा भी, मतलब हर तरीके का फ्रूट जो है उन्होंने खुद अपना, उनको बागवानी का बहुत शौक था। और उसके बाद जैसे फादर साहब के जो एजुकेशन है वो बिरला पब्लिक से वो पढ़े थे, पिलानी उस टाइम का बहुत अच्छा एक वो एजुकेशन हब मान लो, पिलानी को ही बोलते थे। तो वहाँ से पढ़ के उसके बाद जैसे मुझे जो रिमाइंड आता है जितना भी, तो गांव में देखते थे। पॉलिटिकल इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि गांव की जो राजनीति थी वो मैंने देखी है। जैसे जो भी कोई लोग आते थे काम के लिए भी आते थे, पापा को भी मैंने देखा कि गांव में, जैसे मेरे ताऊ जी भी सरपंच और फिर मेरी मदर भी सरपंच रही, तो कोई भी काम के लिए कोई आता था उसी टाइम, रात को 12 बजे आ गया, कोई 1 बजे आ गया। तो वो पॉलिटिकल के साथ साथ वो ना सोशल भी बहुत। तो गांव के 5-6 जितने भी आसपास के गांव थे उनकी पंचायत भी हमारे पास आती थी। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो राजनीति के साथ साथ सामाजिक। और फिर आगे आप कॉलेज में जाती हैं, कहाँ पढ़ती हैं? हाँ, मेरा जो बचपन जो था, मेरी बुआ जी हैं रोहतक, अभी वो पिछले साल एक्सपायर हो गई। और मॉडर्न स्कूल रोहतक से मेरा जो प्राइमरी जो आप कहते हैं नर्सरी टू 5th मैंने वहीं से किया। उसके बाद 6th से लेके और BA फाइनल तक FC कॉलेज हिसार जो है मैं रही। और वहाँ पे भी ये था कि स्पोर्ट्स में भी थी, मैं फुटबॉल भी खेलती थी, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, तीनों इंटर यूनिवर्सिटी हमारे टाइम में, हमारे कॉलेज में। हिसार में ही नहीं, इवन मैं कहूँगी कि फुटबॉल की टीम लड़कियों की हमारी तैयार हुई थी। अरे वाह। हाँ, और जैसे फिर मैंने तीनों इंटर यूनिवर्सिटी खेली। मैं ऑल इंडिया बेस्ट शूटर भी गई हूँ, राइफल शूटिंग भी मैंने की है, क्योंकि FC कॉलेज में ये सब चीज़ें थी भी, रेंज थी, हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी। और मैंने हरियाणा स्टेट को ट्रैकिंग कैंप में भी रिप्रेजेंट किया है। मैं एज अ सर्जेंट वैसे, तो मैं NCC में भी अच्छी थी और मेरे पास ABC तीनों सर्टिफिकेट है मेरे पास NCC के भी। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में भी जैसे हो ही जाते हैं, कोई डांस का वो भी मेरे पास था।
और ये करते करते सब चीज़ें एक पॉइंट आया था कि भी ऑल राउंडर बेस्ट स्टूडेंट लिया जाएगा कॉलेज में से। तो फिर जैसे मैं बी फाइनल में थी तो कॉलेज का चुनाव आ गया, उस टाइम इलेक्शंस थे कॉलेज में। मेरे को सभी जो मैं हॉस्टल में थी और हॉस्टल्स बहुत मतलब चुनाव लड़ती नहीं थी क्योंकि हॉस्टल से जाना और ये सब चीज़ें, सभी हॉस्टल की लड़कियाँ इवन कॉलेज की लड़कियाँ सब मुझे पुश कर रही थी कि आप इलेक्शन लड़ो दीदी। तो मैं उनको डिनाई कर रही थी, मैं अरे नहीं कुछ नहीं होता, तुम लोग वैसे ही मेरा कहना मानते हो। सडनली मेरे फादर वहाँ पे आ गए तो ओके क्या बात होगी, बोले अंकल देखो ना दीदी तो इलेक्शन के लिए मना कर रही है। मेरे फादर ने मुझे कहा बावली बेटी मेरी बेटी होके तू चुनाव के लिए मना कर रही है, नहीं तुझे इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने मुझे पुश किया और फिर मैंने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। उस टाइम हिसार में सबसे ज़्यादा 100 वोटों से मैं जीती थी कॉलेज में, मतलब बाकी तो 2-4 5-6 जैसे रहता था डिफरेंस जो है, तो 100 वोटों से मैं जीती और सबने मेरा साथ दिया। और इवन मैं कहूँगी फादर साहब की बदौलत जैसे उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए। आपकी माता भी सरपंच रही गाँव की, तो ये मैं कहूँगी जेनेटिक नेतृत्व करने वाली क्षमता रही आपके भीतर। कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, लेकिन उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट जब देवलाल जी जिनके आगे मैं तो कहूँगी राजनीति उनके जैसी राजनीति जो है शायद ही कोई पॉलिटिशियन कर पाए। तो एक्चुअल में अगर लीडर्स जिसको मैं मान सकती हूँ तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और ओम प्रकाश जी। अब जिस समय आप कॉलेज में थी सरकार उस समय कौन सी थी? चौधरी बंसीलाल जी उस टाइम प्रेजेंट में हुई की थी क्योंकि तब इलेक्शंस थी। तो उसके बाद से जैसे जब मैं थी प्रेजेंट, मेरे बाद एक बार और इलेक्शन होता है, उसके बाद ये स्टॉप हो गया था, इलेक्शंस हुए नहीं कॉलेज में। तो चौधरी बंसीलाल कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस टाइम क्या था कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो लोग थे वो कॉलेज में से जो लीडर्स थे, जो बच्चे थे, जो उभरने वाले बच्चे, उनको बड़ा कैच करते थे। तो मेरे पास ऑफर आया था कि 3 मिनट के लिए ना रैली में जैसे वो मुझे 3 मिनट दे देंगे बोलने के लिए। बट उस टाइम एक बड़ा सुशील कुमारी कांड हुआ था हिसार में, एक लेक्चरर थी वो उनके, तो जैसे दादी और माँ बोले कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स में लड़कियाँ सेफ नहीं है इसमें। और फिर आपकी शादी किस तरह से तय होती है चौटाला परिवार में? देखिए जो देवलाल जी जो है वो बहुत बड़े, मैं तो ये कहूँगी जो थे एक जाने हरियाणा में सबसे बड़ा परिवार, और उनकी तरफ से जब ऑफर आया कि भाई, तो माँ बाप ने उस चीज़ को कहा कि बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरा ये था कि भी मुझे लॉयर बनना है, या होता है जैसे लड़कियों का कि नहीं मुझे DU में एडमिशन लेना है। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि मैं शूटर भी थी या मैं जैसे स्पोर्ट्स में भी थी, ये सब चीज़ें मेरे इसीलिए था क्योंकि उसमें क्या है ना, यूनिवर्सिटी आपको 5% अलग से मार्क्स मिलते हैं और स्पोर्ट्स के अलग से मिलते हैं। तो मेरे पास पूरा जुगाड़ होना चाहिए कि मैं DU में एडमिशन ले सकूँ। तो ये था, बाकी जैसे नॉर्मल नाम अपने होता है घरों में, वही प्रोसीजर था। अरेंज मैरिज थी आपकी। और फिर जब आप आए चौटाला परिवार में, अब क्या तब्दीली आई आपकी लाइफ में? देखो हर लेडी की लाइफ में आती है, एक अपने मायके से दूसरे जगह आना और फिर उन सब चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट करना। तो बाकी कोई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि भाई मतलब जो संघर्ष हो, ठीक है, नॉर्मल था। दादाजी को मैं हमेशा फॉलो करती थी, उनको देख के जब बहुत खुश होती थी भी, जैसे दादाजी आएंगे, आज दादाजी के साथ बहुत सारे लोग आएंगे, कभी लंच था क्योंकि मेन रोड डवाली है, तो दादाजी आते जाते रुकते जरूर थे। तो एक और फिर दूसरा ये था कि जो पॉलिटिकल घराने उनमें चाय पर लोग बाग बहुत आते जाते रहते, तो इन बिटवीन कुछ ऐसा नहीं। ताऊ देवीलाल शायद इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे जब आप चौटाला परिवार में आए? नहीं, अच्छा 2004 में 2004 में। अच्छा, आप उनसे तारुफ हुआ आप? हाँ बहुत बार मैंने बताया ना, दादाजी आते थे तो खुशी होती थी दादाजी आएंगे।
उनकी पसंद की चीज़ें बनाते थे, जैसे उनको देसी चीज़ें, पेठे की सब्जी, पापड़ की सब्जी, बड़ी की सब्जी बहुत पसंद थी, खीर बहुत पसंद थी। तो ये सब चीज़ें हम दादाजी के लिए बनाते थे और वो बड़ी खुशी-खुशी खाते थे। और अपने से ज़्यादा मैंने उनको जो चीज़ मैंने उनकी देखी ना, वो अपने से ज़्यादा जो 7 लोग आए होते थे ना, उनकी फ़िक्र रखते थे कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। जब ये हो जाता दादाजी सबने बाहर खा लिया, तब वो अपना खाना मँगवाते थे कि अब मेरा ले आओ, लो। और जितनी सब्ज़ी उसमें होती थी पूछते थे भी ये सब उनको भी डालनी है कि नहीं डालनी। मतलब उनका मतलब बहुत कुछ आप सीख सकते हो, उनका जो नेचर था ना, वो इसी तरीके का था कि उनको ये नहीं था कि भाई मेरे लिए कुछ रहे ना रहे, लेकिन जो मेरे साथ हैं सब, वो उनके लिए सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, हरियाणवी परिवारों में ना मैंने देखा कि उस समय तक बहुएं ससुर से नहीं बोलती थी, बहुएं जो ससुर के जो पिताजी हो गए उनसे भी नहीं बोलती थी। तो आपका किस तरह से संवाद रहता था? नहीं, मेरा रहता था, बल्कि दादाजी एक ऐसी हस्ती थे जो खुश होते थे कि भाई ठीक है, अभी अब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलते थे, लेकिन जितना भी राम राम करके वो पूछते थे, वो हाल चाल भी पूछते थे, फिर ये भी पूछते थे ये किसने बनाया खाना कैसे। तो वो एक बहुत प्यार से, उनका एक अलग था उस टाइम का जो मैं कहूँ बुजुर्गों का जो नेचर होता था, कंजर्वेटिव नेचर बिल्कुल भी नहीं था उनका, बड़ा अच्छा वो, बल्कि वो और इनकरेज करते थे कि, मतलब चाहे बहू हो चाहे बेटियाँ हो। हाँ, चौटाला साहब जो है पिताजी हैं, उनसे बहुत कम जो है बोलना होता था, लेकिन मैं तो फिर भी बोल लेती थी। मुझे मतलब क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई, मेरे फादर से बहुत अटैचमेंट रही, तो मैं तो एज अ फादर ही देखती रही हमेशा, तो मैं बोल लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आपके ससुर जी प्रताप साहब और ओम प्रकाश चौटाला साहब, इन दोनों के बीच में राजनीतिक तौर पे एक तरह की मैं कहूँ कि प्रतिद्वंद्विता रही, प्रतियोगिता सी रही दोनों के बीच में। अब आप इस रिश्ते को किस तरह से बताएंगी या किस तरह से आप इसको परिभाषित कर पाएंगी? देखिए, जैसे अमूमन होता है दो भाइयों का, कभी खट्टा कभी मीठा, उस तरीके का रहा। और जहाँ तक राजनीतिक आपने सवाल किया, तो देखो हो सकता है मेरी माँ के विचार अलग हों, मेरे अलग हों। पॉलिटिकल जो स्टेज है उसके ऊपर आपकी ज़रूरी नहीं कि आपकी विचारधारा मैच करे, तो वो उनके विचारधाराओं का ही फ़र्क था। बाकी उन्होंने हमेशा जो है एक बात हमेशा कही कि हम सबको अगर किसी ने पढ़ाया, संघर्ष किया, तो चौटाला साहब का वो हमेशा नाम लेते थे कि हमें हमारे भाई ने पढ़ाया। तो ये एक बड़ी रिस्पेक्ट उनके प्रति जो की, जब वो जो सज़ा हुई चौटाला साहब को, उस टाइम उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ के कहा कि मेरे भाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। तो उसी टाइम उन्होंने वो सारी खटास जो है ख़त्म कर दी थी, और उन्होंने कहा कि मैं मेरे भाई के साथ, तो ये जो संकट की घड़ी, मैं मेरे परिवार से अलग हो ही नहीं सकता। तो उनके बयान भी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो है इस चीज़ को ऐलान कर दिया। ये 2013 की बात है। जी, 2013 में उन्होंने खुद ये कहा कि मैं मेरे भाई के साथ हूँ, और ये जो संकट की घड़ी, हमारा परिवार एक है, मैं उनके साथ। लेकिन जैसे कि पुरुषों के बीच का मुकाबला है ये, महिलाओं पे कोई असर होता था कि हम आज उनसे लड़े हैं या हमने उनके बारे में कुछ बोला है तो महिलाएं नहीं बात करेंगी दूसरे परिवार की महिलाओं से, ऐसा रहा? नहीं, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं रहा भी। सामाजिक तौर पे जब भी मिले तो एक दूसरे का आदर सम्मान करना और एक दूसरे से बातचीत करना वो जारी। परिवार में आना जाना रहा? हाँ, परिवार में महिलाओं का रहा एटलीस्ट। ऐसी कोई रंजिश या कोई इस तरह वाली कोई बात ऐसी कोई रंजिश वाली ऐसी बात नहीं थी कि भी बिल्कुल तलवारें तन जाए या वो, ऐसा कुछ नहीं। और फिर आपने राजनीति में आने का कब सोचा? 2018 में मुझे अभय सिंह जी ने जो है ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। उससे पहले जो डिस्प्यूट हुआ उसके चलते फिर ये था कि महिलाओं को कैसे बाहर लेके आए या कैसे उनको हम कन्विंस कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो बात थी वो ये थी कि घर की कोई महिला जाए, तभी तो और महिलाओं को हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2018 में मुझे ये जिम्मेवारी दी, और महासचिव, प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी मुझे दी गई पहले। तो उसको निभाते निभाते मैंने अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश। जब इनेलो 2 फाड़ हुई
आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी उस समय, और आप लोगों को क्या क्या ये खल रहा था कि परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है? वो सबको नजर आ रहा है। एक होती है ना कि घर की लड़ाई हो, चार दीवारी के भीतर हो जाए, चलो ठीक है, बातचीत हो जाती है, और जब पूरे सूबे के लोगों के सामने वो खटास, वो बातचीत, वो तंज, वो सब चीजें सब लोग देखें। हाँ, ये एक बड़ा दुखदाई था उस टाइम जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दादाजी ने संघर्ष किया, हरियाणा के निर्माता हुए, फिर ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक एक ईंट जोड़ के और ये पूरी पार्टी खड़ी की। तो उस समय जब ये बिखर रहा था, पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत मतलब ये दुखदाई था। और समाज में जो हम रहते हैं, जैसे समाज में, उसमें ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती हैं। एक बड़ा घराना और इस तरीके से आपस में हम उस हमारी जो माँ थी वो इस चीज़ को बहुत महसूस करती थी कि क्योंकि एक तो वो था कि वो फैसला कराती थी लोगों का, आज घर का फैसला नहीं हो पा रहा, तो वो उस चीज़ को बहुत महसूस करती थी। तो वो बड़ा दुखदाई था वो पल, जो वो समय था वो बहुत ही दुखदाई था। और नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी कि इस बार गवर्नमेंट बनेगी, तो सब चाहते थे कि गवर्नमेंट बने और परिवार भी ना टूटे। जब चौटाला साहब ने भी जो है कि रिक्वेस्ट यही की थी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा वर्कर मारा जाएगा। मैंने पहली बार ये महसूस किया कि जो बात आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा कहते हैं कि मैं एमएलए बना दूंगा, मैं एमपी बना दूंगा, लेकिन मेरा वर्कर मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा वर्कर अजीज है। उस टाइम उनके आंखों में वो दर्द देखा कि मेरा वर्कर मारा जाएगा, और उन्होंने दुष्यंत से भी ये आग्रह किया था कि तू जो कहेगा वो हो जाएगा, लेकिन तू मेरे वर्कर को मत मार, इस चीज़ के ऊपर तुम मत जाओ। तो लेकिन पर चलो, जो समय था वो बीत गया, अब तो हो चुका जो होना था। लेकिन पहल की गई थी ओपी चौटाला साहब की ओर से सबने बहुत कोशिश की कि जेजेपी ना बने। हाँ, भी जेजेपी नहीं, परिवार ना टूटे। जेजेपी का तो पता ही नहीं था कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन परिवार ना टूटे और ये इकट्ठे रहें, संगठित रहें, ताकि हरियाणा प्रदेश में गवर्नमेंट आई। और हरियाणा प्रदेश के लिए देखो, बहुत कुछ आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियाँ बनी हैं वो इंडियन नेशनल उद्दल के राज में बनी हैं, बड़े फख्र से हम इस बात को कहते हैं। तो वो चाहते थे कि हरियाणा बच जाए किसी न किसी तरीके से। तो इसमें सबसे ज्यादा तल्ख तेवर कौन किए हुए थे, होते ना, जिद पे कौन अड़े हुए थे? दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय, नैना चौटाला, कौन थे? देखिए, कहते हैं ना, लड़ते कि तो माँ दो हो जाती है। दो भाई लड़ रहे होंगे, वो कहेंगे तेरी माँ ऐसे, दूसरा कहेगा तेरी माँ, जबकि माँ तो एक ही। तो तलक तेवर जो थे, देखो मैं इतना कह सकती हूँ कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जो जो अपने मौसी हैं, जो मेरी मदर इन लॉ आप लगाओ, उनको एक बात कही थी। उन्होंने डांट के कहा कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी देखो मेरी बहन बहुत परेशान है। तो उन्होंने एक ही बात की कि आप जो फैसला कर दोगे मुझे वो मंजूर है, वो मान ली। उन्होंने हर किसी को, सिर्फ उनको नहीं, आप अगर जो बड़े जो होते हैं सबको एक ही बात की कि मैं अगर ये कहूँगी कि चुनाव नहीं लड़ा तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी। अगर ये हो जाता है कि अगर इस तरीके से घर में फूट ना हो तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगी। उनकी तरफ से मैं ये बात कह सकती हूँ कि उन्होंने कोशिश की, और सामने से वो कोशिश जो है वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये था उनके, या तो किसी ने, देखो आपस में तोड़ने वाले बहुत लोग थे, अगर हम किसी की सुनने लग जाएं तो, या तो किसी ने इस बात को दिमाग में डाल रखा होगा कि भी आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जबकि पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि दुष्यंत को चुनाव लड़वाना, एमपी का जो चुनाव लड़वाया वो भी अभय सिंह जी ने टिकट धक्के से लेके, जबकि चौटाला साहब कह रहे थे कि अभी एज नहीं है, थोड़ा काम करने दो, पॉलिटिकल स्टेज पे आने दो, पॉलिटिक्स सीखने दो। तो उन्होंने, अभय सिंह जी ने ये कहा कि नहीं, मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर ले कि मेरे बच्चे कहीं पीछे रहे। तो ये तो देखो दिखती बात है सबको, तो ऐसा तो अभय सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनको कहीं से भी पॉलिटिकल लॉस हो, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ने ये डर रखा था, इस वजह से शायद ये परिवार में वो दस्त चीज़ें। अब उस समय मुझे एक वीडियो मेरे जहन में चल रही है ओपी चौटाला जी की धर्म पत्नी की। अब उस समय शायद वो अपने अंतिम क्षणों में थी। अब वो दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को लेकर कह रही है कि ये व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद कुछ इस तरह से कि वो मेरे इर्द गिर्द ना आए या मैं उनको ना पाऊँ, कुछ इस तरह की वो टिप्पणी कर रही थी। अब वो
उनमें इस तरह का भाव, इस तरह का दुख वो वाकई था उस समय? बहुत ज़्यादा था वो। मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा महसूस वो कर गई थी इस चीज़ों को। वो टीवी भी बंद करा देती थी कि ये टीवी मेरे सामने मत चलाओ, क्योंकि टीवी पे न्यूज़ उस दिन उस टाइम वही वो न्यूज़ चलती थी कि बड़े घराने में 2 फाड़ हो गई, एक भाई इधर चला गया। जबकि एक लोग है ना इस चीज़ की मिसाल दिया करते थे परिवार की एकता की, लेकिन उस समय हो गया। और 2 बेटे आपस में इस तरीके से लड़ रहे हों, और जो वजह जो उनके जहन में थी उस वक्त, उनको लग रहा था कि ये दोनों बच्चे जो हैं जिद पे अड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनके बारे में ये कहा था कि मेरी लड़की को भी हाथ ना लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत दुखी थी उस टाइम। कहा था उन्होंने। ओपी चौटाला जी की पत्नी और आपकी सासू माँ दोनों बहनें थी? बहनें हैं, मतलब मेरे अच्छा। वो तो हैं, अभी वहाँ अच्छा। चले गए। हाँ, अच्छा, दोनों बहनें रहीं। तो दोनों के बीच में इस तरह वाला ये जब बातचीत होती थी, आप लोग अक्सर सुनते थे, समझाते थे उनको? नहीं, वो महसूस करती थी माँ ना भी जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो हर एक, जैसे उनका नेचर ऐसा था कि अगर मेरी गलती है ना, तो वो ये नहीं देखती थी, वो मुझे कह देंगे, "भई देखो ये तेरी गलती है।" अगर खुद के अपने बच्चों की भी गलती है तो वो पूरा उनको मतलब डाँट देना और बोल देना कि ना ये ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो उनका थोड़ा नेचर वैसा था। गाँव में जितने बहुत सारी हमने देखा वहाँ जाने के बाद लड़कियाँ, शादी उनकी की, शादी में उनको दहेज वगैरह देना, वो बड़ी सोशल थी, बहुत सोशल। जब परिवार का मजबूत स्तंभ तब चला जाता है ना, पूरे परिवार की नींव गिर जाती है। उनके जाने के बाद ऐसा रहा, महिलाओं ने फिर संभाला उनका जो एक दारोमदार था, या उनकी जो जिम्मेदारी थी वो सारी? मैं ये कहती हूँ जो जिम्मेदारी माँ संभाली, तो वो शायद आज तक हम भी ना संभाल पाए, क्योंकि वो इतना सब कुछ, मतलब कहीं अगर किसी के जाना है, कांड मुकांड जानी है, शादी में जाना है, माँ हर जगह मौजूद रहती थी। और गांव से फार्म हाउस तक 20-20, 30-30 लेडीज का तांता कभी टूटा नहीं था। मतलब वो बहुत सोशल थी। वो उनका कमाया हुआ तो मैं कहती हूँ हम तो उससे आधा भी कमा लेते थे। फिर आप राजनीति में आगे जाती हैं, पहला चुनाव आप लड़ती हैं, किस तरह वाला अनुभव रहता है ये आपका? और क्या उस चुनाव से पहले आपको मालूम था कि मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ? नहीं, हाँ, लोकसभा का चुनाव था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे ये चुनाव अभी हिसार से ही? हिसार से लोकसभा। अच्छा, इसमें तो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि नैना चौटाला जी भी, आप भी, और उधर से जयप्रकाश जेपी थे कांग्रेस से। और बीजेपी से जो चौधरी रणजीत सिंह जी। ये तो एक परिवार के 3-3 व्यक्ति थे। ये मुझे भी एक्चुअली पता था कि मुझे ये चुनाव लड़ना है। और अभय सिंह जी ने कहा कि ये चुनाव लड़ना है, तो उनका जी ठीक है। मतलब मेरे लिए ये था कि एक चीज़ मैंने जो अपने पेरेंट्स से सीखे, ना नहीं करो, हाँ करो, जैसा हो सके अपना बेस्ट दो, बाकी तो मालिक है। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चुनाव लड़ा। चुनाव में अच्छा ये लगा कि एक चीज़ मैंने जो फील की, वो जो मैं आज भी कहती हूँ, और मैं इसीलिए बड़ा मजबूती से फाइनली की हमेशा सपोर्ट में और तर्क वितर्क में मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं जब भी गई, जिसके भी पास गई, वो बड़े बुजुर्ग, बच्चे या महिलाओं के पास, किसी ने भी INLD पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं किया। वो सिचुएशन वो अलग थी। लोगों के दिमाग में एक बात फीड हो चुकी थी कि बीजेपी को बाहर करना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से भी ये बात निकल के आई थी कि वो भी जो किसान जो नेता और इंडियन नेशनल लोकदल में बड़ा बिखराव हो चुका था, तो लोग, हम अभी उसको समेट ही रहे थे, तो लोगों के दिमाग में ये था कि भी कांग्रेस को वोट करना है। लेकिन मैं जिस भी गांव में गई, अब मेरा फेसबुक पे उठा के देखो, मान सम्मान बहुत ज़्यादा सबने दिया, और सबने एक चीज़ को बड़े जोर शोर से माना कि आज तक हरियाणा का अगर भला हुआ है ना, तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुई। ये बात सबने मुझे बड़े खुले लफ्ज़ों में कही। और
बहुत सारे ऐसे किस्से जो देवलाल जी के कभी ओम प्रकाश जी चौटाला के, मैं गाँव में गई तो मैं सुन के आई कि एक किस्सा तो मैं बताती हूँ आपको कि बोले कि एक लेडी गई, बोले मेरा बेटा है, उस नौकरी लगाओ। तो देवलाल जी बस नौकरी लगाना पड़ेगा, हर बार चली जाती। तो बोले भी तो बता कितना पढ़ा, बोले पढ़ा तो कुछ नहीं है। बोले कंडक्टर लगाओ। उस टाइम क्या होता था, कंडक्टर बड़ा आप मान देते थे, मेरे छोरे ने कंडक्टर ला दे। तो बोले कंडक्टर, बोले पढ़ा हुआ है क्या? नहीं। बोले ना पढ़ा तो नहीं है। बोले तो टिकट तो नहीं काट सकता। तो बोले भाई टिकट नहीं काट सकता, टिकट पाड़ तो सकता है। तो चेकर लगा दिया उसको कि ये ऐसे किस्से भी हम हरियाणा प्रदेश में मतलब किसी को पीछे ना रखा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखो, नंबरदारी प्रथा शुरू करी ताकि हर वर्ग ऊपर आए। और चौटाला साहब ने महिला आयोग का गठन किया और हर मतलब पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रांट दी, रिकॉर्ड है उनके नाम कि सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में ग्रांट देने वाले वो। यानी कि जहाँ पे भी गई बहुत प्यार मिला, बहुत मान सम्मान मिला। ज़रूरी नहीं होता कि वोट भी लोग दें, लेकिन मान सम्मान मिलना भी एक मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। चुनाव के दौरान रणजीत साहब से, नैना जी से कभी बातचीत हुई आपकी, या कभी जैसे मिल जाते थे तो क्या विरोधी के तौर पर देखते थे या सिर्फ ऐसे परिवार के लोग हैं, दुआ सलामी करें और चलिए अब आगे वाले प्रोग्राम की ओर चले जाएं? नहीं, मेरा कभी उनसे उस दौरान आमना सामना नहीं था। जो हमारी चाची जी हैं वो मिली थी मुझे एक गांव में जिस दिन वोटिंग थी। तो उनके मैंने नॉर्मली पैरों के हाथ लगाया था कि राम राम करके, कि मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स को हमेशा सामाजिक से अलग रखना चाहिए। सामाजिक आप हैं, आपको रहना चाहिए। जब आप सामाजिकता के अंदर जब राजनीति ले आएंगे तो वो गलत होता है, लेकिन राजनीति में अगर आप सामाजिकता को लेके चलेंगे वो एक बहुत अच्छी बात है। जो कि मैंने जो सीखी है, जो मैंने देखा है, चौटाला साहब को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ बड़ी खुले उसमें देखा है कि सामाजिक वो थे और इसीलिए वो इतना ज़्यादा ऊपर गए। क्योंकि जब तक हम समाज में जो चीज़ें हैं, जो समाज की बुराइयाँ, उनको हमें लेना नहीं है, उनको हमें छोड़ना है सामाजिक बुराइयों को, और राजनीति में अच्छी चीज़ें लेके आनी है। तो मुझे कोई तो चौटाला परिवार की दो महिलाएं, एक है सुनैना चौटाला, एक है नैना चौटाला, दोनों हमें एक्टिव नजर आती हैं या उनके सक्रिय राजनीति में आप दो ही हैं, तो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के तौर पे देखती हैं, राजनीतिक तौर पे क्या? देखिए, उनका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ हर आदमी अपना कर्म अपना काम करता है। अगर आप इस चीज़ में जाओगे कि वो प्रतिद्वंदी है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप फोकस्ड होने चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे अर्जुन जो थे, वो उनका क्या था कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती है। तो मेरा यही फोकस है कि मैं पूरे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना वुमेन के पास जाऊँ, उनको क्यों ना जागरूक करूँ। और मैं जिस स्टेज पे हूँ, पॉलिटिकल स्टेज है, क्यों ना उनसे साझा करूँ। मैं हमेशा अपनी स्पीच में कहती हूँ कि आप लोगों के बिना मेरा ये स्टेज अधूरा है। जब तक आप लोग यहाँ आके, मैं चाहती हूँ हर महिला ऐसी हो, हर गांव में एक ऐसी महिला हो जो खड़ी हो और स्टेज से आके समाज को ये बताए कि गांव में आज महिलाओं को इस तरीके की दिक्कत है। अब मैं एक बात और भी कहती हूँ, रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए हमें बोलना आना चाहिए, सभ्य तरीका, सभ्य होना बहुत ज़रूरी है। सभ्य तरीके से, सामाजिकता से हमें अपनी बात को रखना आना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगी हरियाणा में बहुत कम महिलाएं हैं जो हैं सोशल फील्ड में हैं, पॉलिटिकल, हम देख रहे हैं कि घरानों से ही जो महिलाएं आ रही हैं वही चुनाव लड़ती हमको दिखती हैं। अब जो सरपंच महिलाएं होंगी तो उनका पति उनका सरपंची चलाता होगा, है ना? महिलाएं घूंघट किए घर में बैठी होंगी और पति उनके पूरी सरपंची चला रहे होंगे, बढ़िया फीलिंग ले रहे होंगे, धाकड़ एकदम। तो आप किस तरह से देख पाती हैं कि महिलाएं आगे आएंगी, वो जुड़ेंगी राजनीति से, एक लंबी कतार लगेगी पार्टियों में महिलाओं की, और खासतौर पे वो महिलाएं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है? एक्चुअली बिल्कुल, ये आपने बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत महसूस करती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ। और मैंने जैसे अभी जो हमारी जिला अध्यक्ष जो मैंने बनाई है, मुड़िया खेड़ा से है लड़की, सुभद्रा, और उसने जिला परिषद का चुनाव जो है जीता है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वोटों से जीती है। तो इसीलिए मैंने ये सोच के कि इसको अगर हम इनकरेज नहीं करते तो अब ये यहीं तक सीमित रह जाए, वापस वही घर हुई। लेकिन अगर उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल सकता है तो अगर हम दे सकते हैं, देखो कोशिश है
कि दे सकते हैं। तो उसको मैंने जैसे कहा कि मैंने स्पीच भी ज़्यादा नहीं, जो मन में आए बोलो, सो तो कोई नहीं है सामने, तो इनकरेजमेंट। और सर्वमित्र एक आम किसान चाहते थे कि ऐसा करती हूँ उनको, और महसूस तो ये बहुत ज़्यादा करती हूँ कि जैसे आपने बताया, और मैंने महसूस भी किया।
यानी जो मन में आए बोलो, सोचो, कोई नहीं है सामने, तो इनकरेज मैं करती हूँ उनको। और सर्व मित्र अपने मायके My important data, delete data after copy moving in USD memory card. Honor 200. Honor mobile. यानी जो मन में आए बोलो, सोचो, कोई नहीं है सामने, तो इनकरेज मैं करती हूँ उनको। और महसूस तो ये बहुत ज़्यादा करती हूँ कि जैसे आपने बताया और मैंने महसूस भी किया कि सरपंच वो नहीं कहलाती हैं जबकि वोट उनके नाम पे। इस तरीके से हमें महिलाओं को अभी भी बहुत ज़रूरत है कि आगे आए। आज तक का आप देखेंगे रिकॉर्ड, बहुत सारी महिलाएं बहुत ऊंचे पद तक गई ज़रूर हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट में एक्चुअल में किसी ने कुछ किया नहीं। वो फिर वही राजनीति में घुस के और फिर वो उसी पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता में चली जाती है। वहाँ ना जाके आपको एक अलग पहचान होनी चाहिए। आप एक अलग ऐसा काम करिए जिसको जैसे कि चौथ देवलाल जी को आज बुजुर्ग याद करते हैं बुढ़ापा पेंशन को लेकर, तो क्यों ना महिला को भी याद किया जाए। तो आप ऐसा काम करो, सोच है कि ऐसा ही करें जिससे कि हर एक महिला इस बात पे प्राउड फील करे कि चलो ठीक है, कोई तो थी जो हमारे लिए इतना कुछ करके दी। एक गांव का किस्सा मुझे याद आया कि हरियाणा विधानसभा का एक चित्र था। तो मेरे गांव की किसी ताई ने कहा कि यार तो सारे मर्द मर्द दिखे हैं, लुगाई कड़ा बैठी हैं बेबे। मैं तो मैंने ढूंढनी पड़ रही है कि इतने सारे मतलब कौन कौन बैठी हैं, ये मैंने बताई इनके नाम बता। तो आप सोचिए कि हमारे देश की संसद में, हमारी विधानसभा में महिलाओं को लेकर जो बात कही जाती है कि पार्टी, आप खुद देखिए कितनी कम टिकट देती है महिलाओं को और कितनी कम भागीदारी है विधानसभा में। आप देखिए पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। देश की संसद में भी देखिए, तो हमें तोड़ना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को। तोड़ेंगी राजनीतिक पार्टियां आम लड़कियों को मौका दे के, उनको चुनाव लड़वा के। तो इनेलो इस प्लान पे है। बिल्कुल, इनेलो में 33% का वैसे देखो आप, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब निकली थी 2018 में, मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि लेडीज़ को निकालना काम वो नहीं छोड़ेंगे, टाइम नहीं देंगे। लेकिन अभी के आपको मैं बताती हूँ, अभी रिसेंट मैंने 22 जिले जो हैं सब में जाके मीटिंग्स की हैं। पहले मैं जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त की, उसके बाद हमने हल्के की तरफ यदि हम हल्का वाइज भी महिलाएं नियुक्त करें, तो जो मीटिंग्स हुई, जो उनमें इंटरेस्ट मैंने देखा लेडीज़ का, बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। और उनको अगर प्लेटफॉर्म मिले, अगर उनको सही चीज़ें मिले, तो वो क्यों नहीं आगे आएंगी, वो ज़रूर आएंगी। और INLD इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है। कम से कम मैं तो ये बात हमेशा मानती हूँ कि जब भी मैंने अभय सिंह जी को कहा कि वो जो लेडीज़ आगे आ सकती है, कि उसका नाम जैसे मैंने रिकमेंड किया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि नहीं नहीं, बोलने वाली है, काम करने वाली है, तो उसको लेके आओ अभी।
हमेशा उन्होंने ये बात कही। उससे भी बड़ी चीज़ क्या है, आज आप देखो गांव में आप जाओगे, मैं गई हूँ 4200 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा के दौरान मैं लगभग हर गांव को, हर हल्के को तो टच करके आई हूँ। हल्के के 10-10, 20-20 गांव में मैं जाके हूँ पैदल। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, लेडीज जैसे खाली टाइम होता है दही बनाती है, पंखी बनाती है और लेस भी बनाती है। वो जो उनका टैलेंट है वो किसी को नहीं, तब गुमनाम। और वो हमको नॉर्मल लगता है कि सब तो करती रही है, सब तो करती रही है नॉर्मल, और वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप देखिए उसके लिए आपको टाइम चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ वो वेस्टेज से बनाती चीज़ें, वो उसके ऊपर खर्च करके नहीं बनाती, वो अपने दिमाग से उन चीज़ों को कितना मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको वो सब चीज़ें उन्हें आती हैं। अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, जो कि अगर बाहर देश में अगर ये सब चीज़ें हो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है, तो क्यों ना वो आगे आए। उनको अगर आपके पास आपकी खुद की 5 रुपए भी इनकम है ना, उससे महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बनेगा। तो वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हमें बनाना है। ये भी चर्चा चल जाती है ना कि राजनीति महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, या जो घरानों की महिलाएं हैं सिर्फ उनके लिए ही ये सेफ है, उनको वहाँ पे स्पेस मिल सकता है, एक आम लड़की को स्पेस क्यों और कोई क्यों देगा? देखिए ये ना समय समय पे ये चीजें जो है बदलती रही, मैंने देखा है। जिस टाइम मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स में थी उस टाइम ये धारणा थी लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स थी, लेकिन आज लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत जा रही हैं। अभी ये चीज़ है कि पॉलिटिक्स में कहीं पे वैसे तो आप सेफ कहीं पे भी नहीं हो जब तक आप खुद अपने अंदर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, खुद आप बोल्ड नहीं है तो आप सेफ नहीं हो। लेकिन खुद के अंदर से जब ये चीज़ पैदा होगी ना, एक माँ अपनी बेटी को, एक बाप अपने बेटे को घर से सपोर्ट, घर से मजबूत बना के निकाले, तो वो बेटी मजबूत हो जाएगी। हम भी तो हैं, आप भी बैठी हो, आपके भी पीछे से बैकग्राउंड होगा, मैं भी बैठी हूँ। परिवार की सपोर्ट होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने मैं तो यही
हमेशा भी अपनी बेटियों को कभी भी पीछे मत धकेलो, उनको बराबर एटलीस्ट बराबर रखो बेटों से। मैं ये नहीं कहती कि आप आगे ले जाओ, लेकिन बराबर एटलीस्ट जरूर रखो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो समाज है वो एक पक्षी है, उसका एक पंख तो पुरुष है लेकिन दूसरा पंख महिलाएं हैं। अगर एक भी पंख कमजोर रहेगा दोनों में से तो पक्षी ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो जब तक समाज ऊपर नहीं जा सकता हमारा, जब तक कि दोनों पंख बराबर मजबूत नहीं होंगे। तो इसलिए राजनीतिक स्टेज के ऊपर भी यही बातें हैं, जब तक पुरुषों के बराबर महिला राजनीतिक में मजबूती से नहीं आएगी तब तक ये राजनीति भी ऐसी ही रहेगी। तो इसलिए ये एक कोशिश है कि जैसे कि अभय सिंह जी ने कहा है कि 33% महिलाएं तैयार कर टिकट मैं दूंगा, तो वो है। ओपी चौटाला साहब अपने अंतिम समय में अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो आते रहते थे अपने अपने मतलब बहुओं से मिलने, बेटों से मिलने, इस तरह तो इधर रुका करते जहाँ आपका घर है वो। हाँ नहीं, पिताजी के पास हम जैसे गुड़गांव चले गए, उनका एक मैंने बहुत वो उनकी कामयाबी के पीछे कारण देखा। अगर वो कहीं चले गए तो वो वहाँ के जिला अध्यक्ष को, हल्का अध्यक्ष को या वहाँ की टीम को एक बात कहते थे, मेरा 1 घंटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इतना वर्क करते थे वो। लास्ट टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं थे वो घर पे ही थे। जो लास्ट मोमेंट थी वो घर पे थे, और उससे 4 दिन पहले गुड़गांव में एक मैरिज अटेंड करके हुई थी कि शादियों में जाना, और उन कार्ड अगर उनको कार्ड कोई वर्कर देके चला गया कि साहब मेरी शादी में आना, तो चाहे वो कहीं पे भी हो वो शादी में जरूर जाते हैं। 4-5 दिन पहले मैंने कॉल किया क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा उनको थोड़ी सी सांस में दिक्कत हो जाती थी, कफ हो जाता था क्योंकि एज थी। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, पिताजी मैं आपसे मिलने आऊँगी, आप गुड़गांव ही हो या कहाँ पे हो? तो भाई मिलने कोई ज़रूरी काम है? मैंने कहा नहीं जी आपकी सेहत पूछनी। तो बोले फ़ोन पे पूछ लो, काम करो अपना, मतलब भी वो फील्ड में जाओ काम करो। इतना भी वो मतलब मुझे ये लगता था कि भाई पता नहीं चौटाला साहब इस चीज़ का तरफ ध्यान करते कि मेरा काम कैसा है कैसा नहीं है, उनको कौन पूछे वैसे ऐसे कैसे पूछूं पिताजी मैं ठीक काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो 31 दिसंबर मेरा एक ना महिला सम्मेलन था उचाना में। अभय सिंह जी ने कहा था कि मतलब सभी हमें दिए थे कि युवाओं का सम्मेलन, महिलाओं का सम्मेलन, एचसीबीसी सभी के सम्मेलन थे हमारे, तो इन बिटवीन मेरा भी। तो अब मैं कैसे पूछूँ कि होता ही जैसे बच्चा काम करता है तो उसको ये पता होना चाहिए तेरा काम कैसा हुआ कि नहीं। तो 31 दिसंबर को वो मेरा सम्मेलन था, और 1 जनवरी जो है कागजों में चौटाला साहब का जन्मदिन 1 जनवरी। तो मैंने अगले दिन फ़ोन किया कि पिताजी आप
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ भाई, और नए साल की वो तो मुझे फ़ोन मैंने किया, मुझे पहले ही उन्होंने कह दिया भाई तेरे को नए वर्ष की बहुत तेरे को आशीर्वाद। मैंने कहा जी बहुत धन्यवाद ताजी। और भाई तेरी महिला पंचायत तो बहुत बढ़िया थी। अब मैं ये सोचूं कि भाई उन्होंने इसको देखा है पिताजी ने, पिताजी भी हम तो छोटा मोटा काम कर लेते, क्या देखें। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, वो बारीकी से हर चीज़ को निगाह में रखते थे, हर चीज़ की जो उनकी पॉलिटिकल सोच थी। सही मायने में अगर कोई राजनीति में चाणक्य अगर आप किसी को कह सकते हो तो वो और जैसे व्यवहार होता था उनका उनके तमाम बेटों के साथ, तो उसमें आप कुछ देखते थे कि तलखी किन से ज़्यादा रहती है उनकी, किन से ज़्यादा प्यार रहता है, ऐसा था? वो मैंने ऐसे बैलेंस्ड जो उनको देखा है ना, वो जैसे आम जो वर्कर जो है जिसको आप कह सोचो अपने वर्कर से ज़्यादा बातें करते थे, ज़्यादा उससे प्यार से पूछना, हर चीज़ वो पूछते थे। अपने जो घर के जो थे उनसे सिर्फ काम की बात, उनको सिर्फ काम करना, भी ये काम कर लेना। अब अभय सिंह जी ने जब उनकी तबीयत खराब थी, हम सिरसा में एक मीटिंग थी, तो चौटाला साहब की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो बोल दिया कि नहीं पिताजी तो नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मीटिंग में चले गए, हम सब चले गए, थोड़ी 5-10 मिनट के बाद पता चला पिताजी तो आ रहे हैं मीटिंग में। तो मतलब वो इस चीज़ के बारे में जैसे कि नहीं, उनको कुछ कह नहीं सकता था कोई। मैं नहीं मानती कि किसी बेटे में इतनी हिम्मत हो कि उनको कुछ कह सके। हाँ, दूर दूर वो चाहे कितने, वो सामने आके उनका तेज ही इतना था, तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। और जब ये खबर आई कि ओपी चौटाला साहब नहीं रहे, तो यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि हमने उनको 3-4 दिन पहले कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में हमने देखा था, वो स्वस्थ लग रहे थे। बिल्कुल, बात करते करते जो जैसे जो बताया, जो पास अटेंडेंट था उसने बताया कि ना हम बात कर रहे थे कि साहब आप है ना ये ड्राई फ्रूट लो, नहीं तो आपको ना हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो कहते क्यों, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्यों ले जाऊँगी हॉस्पिटल। तो वो नहाई है, मालिश कराई है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, ब्रेकफास्ट करते करते और एकदम से हो गई थी। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा ऐसे बुजुर्ग जो है ना हर घर में होने चाहिए, जो मतलब जिनका जाना, हालांकि वो अपनी एज थी उनकी, लेकिन हमें आज भी ये महसूस होता है कि क्यों चले गए, उनको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार को अब कौन मानते हैं कि कौन संभाल सकते हैं या कौन संभाल रहे हैं? अभय चौटाला साहब ही। देखो वो हैं अभय वैसे भी मुसलमान, मतलब अपनी तरफ से पूरा, हमें तो कोई दिक्कत होती है तो जैसे बताऊँ मैं तो सीधा फ़ोन करके कि भाई साहब ये बात ऐसी है, तो बड़े आराम से जवाब देते हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा बेटा। जैसे अब चुनाव की मैं बात बताऊँ, जैसे चुनाव उन्होंने लूज़ किया एलनाबाद, तो मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत हो गया, गलत कर दिया एलनाबाद में। उन्होंने इतने, मैं बताऊँ क्यों गलत क्यों कर दिया, जब वोट दे तो ठीक होगी, और अगर नहीं दे पाए तो गलत हो गया ना, अपने को फिर से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपनी भी जो हार थी ना, जो चुनाव के तो मेरे को हमेशा पिताजी की बात याद आई कि चुनाव में कभी हार नहीं होती है, या तो जीत होती है तो सीख होती है। तो मुझे वो सीख मिली कि मेहनत और करनी चाहिए, हो सकता है हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी। अच्छा, भरत सिंह बेनीवाल जीत गए, ये सबके लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि अभय चौटाला साहब हार गए। क्या कारण आप मानते हैं उनकी हार का? देखिए, भरत सिंह को मैं नहीं मानती थी जीते, क्योंकि आप देखिए बाई इलेक्शन था जो एलनाबाद का जो किसान आंदोलन के दौरान, उसमें कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की जमानत जमात हुई, और अब जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जीत गया और बीजेपी, यानी कि ये दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ये टाई अप करके चुनाव लड़ती हैं, जहाँ इनको जरूरत हो, जहाँ इनको जरूरत ना हो। ये दोनों ही पार्टियों की मिली भगत थी, दोनों ही पार्टियों ने एक शिफ्ट, एक बार उस पार्टी ने उस पार्टी को शिफ्ट कराई, अपनी जमानत जब्त कराई, और इस बार इस पार्टी ने इस पार्टी को शिफ्ट। अभय सिंह जी चौटाला को तो जो उनके वोट आते हैं उतने वोट, उससे भी ज़्यादा वोट मिले, लेकिन बंटाधार तो इन्होंने अपना करवाया। मैं ये मानती हूँ विपक्ष जो है हाथ मिला के चला इस वजह से। अच्छा, एक ये भी बात कही जाती है जनमानस की ओर से कि इनेलो की 2 फाड़ कराने में अंदर खाते बीजेपी का भी कुछ न कुछ रोल रहा है, क्या ये सच मानती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं, और बीजेपी का तो आप देखो ये रिकॉर्ड भी है,
हर स्टेट में तोड़ फोड़ कराना, ये सब चीज़ें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल समूचे हिंदुस्तान में एक ऐसा दल है जिसके वर्कर को आप तोड़ नहीं सकते। तो जब वर्कर को नहीं तोड़ पाए तो परिवार को तोड़ने के लिए निकल गए, परिवार में डेंजर आ गया। और मैं तो यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं अपनी ही कमी कहूँगी कि हमारे बच्चों की कमी रही जो इंसिडेंट के चक्कर में आ गए, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और बीजेपी के लिए भी हरियाणा को जीतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, पूरे परिवार के लिए जब ये आपने सुना कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने हरियाणा के, वो पल कैसा था? देखो, मैं आपको सही अपने दिल की बात बताती हूँ। ठीक है, डिप्टी सीएम बने, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मेरी नज़र में चौधरी देवीलाल कभी नहीं बचे, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने कुर्सी के लिए कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात आज तक इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टेज पे जो बात कही, वो उस बात को लेके हमेशा इतने पक्के रहे कि जो अनाउंसमेंट कर दे उस अनाउंसमेंट से कभी भी हिले नहीं। चौटाला साहब भी नहीं हिले, चौधरी देवीलाल जी भी नहीं हिले। अभय सिंह जी चौटाला के लिए भी यही बात कही जाती है कि जुबान का धनिया जो बात कह दे उसको वो करते हैं। यहाँ दुष्यंत की ये कमजोरी रही कि हरियाणा प्रदेश से वायदा किया था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा, और उसी बिहाफ पे वोट मिले और फिर बीजेपी के साथ जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई वैसे भी पोस्ट नहीं था। और जब गठबंधन टूटा, ये आप लोगों के लिए ये किस तरह वाली खबर रही? ये भी दुखदाई था कि गलत हुआ। अभी सोचते हैं कि पॉलिटिकल करियर के लिए गलत चीज़ थी। अब ये नहीं पता कि वो स्टेप क्यों लिया, कैसे लिया, क्या मजबूरी थी या नहीं थी, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत घातक स्टेप था जो लिया। इससे अच्छा कोई बात नहीं थी विपक्ष में बैठे, थोड़ा इंतजार ज़रूरी था, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है हमेशा कि अगर आप सब्र करोगे और उससे अगर आप बढ़ोगे तो शायद हरियाणा प्रदेश की जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेती। अच्छा, अब चौटाला परिवार को एक करने में कौन व्यक्ति आपको लग रहे हैं कि वो सही है? क्योंकि हमने देखा कि ओपी चौटाला साहब को ये मानते थे कि वो चौटाला परिवार को एक कर सकते हैं, पहल वो कर सकते हैं। हमने देखा कि दिग्विजय चौटाला की शादी में भी शायद वो नहीं गए थे, उनको न्योता दिया गया था अजय चौटाला साहब की ओर से। तो अब ये कौन व्यक्ति आप मानती हैं कि जो दोनों परिवारों को एक कर सकता है? देखो, इतिहास में ना सामाजिक तौर पे जो परिवार टूटते हैं उनकी तो एक होने की संभावना रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर जब भी कोई परिवार अलग हुआ है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और महत्वाकांक्षा में भी अति महत्वाकांक्षा वो दुखदाई है, नुकसानदेह है। और जहाँ तक आपने कहा चौटाला साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे कि ये पार्टी मत तोड़ो, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा वर्कर मारा जाए। उन्हें इस बात का ये नहीं था कि भी दोनों भाई लगे, उन्हें था कि मेरे वर्कर का बहुत नुकसान इन लोगों ने कर दिया, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो शादी में भी नहीं गए। वो बोलते नहीं थे, कहते नहीं थे, लेकिन मन में ये चीज़ थी कि शादी में वो नहीं गए। वहीं एक बयान आया था कि दादा अगर हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये संभव हो सकता है। तो दादा ज्वाइन करें उससे बेटर ये था कि चौटाला साहब के रहते अगर वो आके ये कह देते कि अपने दादा से गलती मानने में, मैंने ये बात कही है कि दादा से गलती मानने में कोई बुराई होती ही नहीं है। अगर हमारी गलती नहीं भी है तो भी अपने दादा से आ जाके एक बार ये हम कह सकते हैं। तो वो वक्त उन्होंने जो है बहुत पीछे छोड़ दिया। और अगर आ जाते, हमें भी ये उम्मीद थी कि अगर आ जाएं, आज भी आ जाएं, पिताजी रहते रहते आ जाएं तो ये परिवार को अब कोई संभावना नहीं दिखती। अब मुझे मुश्किल लगता है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको लगे तो आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। बहुत सारी तस्वीरें हमने ओपी चौटाला साहब जब रुखसत हुए तब हमने देखी, और एक प्रक्रिया होती है जिम्मेदारी देना, जिसको हम कहते हैं पगड़ी बांधना। वो पगड़ी बांधी गई अभय चौटाला साहब को, और ऐसा बताया जाता है सामाजिक तौर पे कि वो बड़े भाई को बनती, यानी वो बंधनी चाहिए थी अजय चौटाला साहब को। तो क्या फिर हम ये माने कि ओपी चौटाला साहब की राजनीतिक, सामाजिक और जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो अभय चौटाला साहब के हिस्से दे दी गई है? देखिए, जिस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी गए, उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया, और जो फतेहाबाद रैली थी उसमें आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने
अपना उत्तराधिकारी अभय सिंह जी चौटाला को घोषित किया कि आज से मेरा राजनीतिक, मैं अभय सिंह चौटाला को सौंप रहा हूँ आपको और मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला है। तो जो चौटाला साहब का था जो मानना था वही हम सबका मानना है कि अगर वो हमें यह आदेश देके गए हैं तो राजनीतिक उत्तराधिकारी अभय सिंह जी चौटाला हैं। और कहने से कि बड़ा आप देखें कि अभय सिंह जी चौटाला ने जितनी रस्म थी तेजा खेड़ा फार्म पे, जितना जो था वो सब चीज़ों का अरेंज भी, चाहे कोई भी आए कैसे भी हुआ तो उन्होंने किया। तो एक जिम्मेवारी जो पिताजी देके गए थे उसको उन्होंने बखूबी निभाया भी। और सबसे बड़ी बात, जब खाप पंचायतें आके भी पगड़ी जो है उनके सिर बांध दी गई, क्योंकि किसान आंदोलन में अभय सिंह जी चौटाला ने आगे बढ़ के वो भूमिका निभाई जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी देवीलाल जी हमेशा किसान और कमेरे वर्ग के लिए निभाते रहे। मैं जब हरियाणा घूमती हूँ तो कई सारे लोगों की ये भी प्रतिक्रिया आती है कि इनेलो राज्य में गुंडागर्दी ज़्यादा थी, ज़मीनें कब्जा लेते थे, इस तरह के आरोप लगते हैं। और एक तरह से कई लोग खुश भी होते हैं इनेलो सरकार के बारे में बात करते हुए, कई लोग इस भय में होते हैं कि दोबारा इनेलो की सरकार आ जाए तो कहीं ऐसा हो जाए। आप इन तमाम बातों को किस तरह से लेती हैं? ये सब जो ऑपोजिशन है ये चीज़ें फैला देती हैं कांग्रेस पार्टी की। मैं कहूँ असल ज़मीन तो डीएलएफ के माध्यम से जो हड़पने वाले हैं वो कांग्रेस ही रहे। हरियाणा प्रदेश में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है कि जो आईएनएलडी के किसी भी सदस्य ने ये करा हो कि कब्जा कर लिया हो। कब्जे कहीं पे भी नहीं हुए। और दूसरा एक चीज़ है, हरियाणा प्रदेश में आज तक जितनी जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की गई हैं। तो कैसे हो सकती है सब चीज़ें? ये सिर्फ एक विपक्ष की फैलाई हुई बातें हैं। लेकिन आम जनता जो है, आज मैं जहाँ पे भी जाते लोग याद करते हैं आईएनएलडी के राज को। आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि भला वो चौधरी देवीलाल को। किसी गांव में किसी जो उस टाइम के सरपंच से पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने इतनी ग्रांट दी, मैंने गाँव का विकास करा के बचे हुए पैसे वापस दिए सरकार को। आप देखिए स्कूल जितने भी अपग्रेड कराए, शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया उन्होंने। और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी पकड़ थी, जो चौटाला साहब की पकड़ थी, वैसे तो आज है ही नहीं। आज तो बेलगाम है सारी चीज़ें। आज जितनी करप्शन